जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन पर आधारित प्रश्नों की जो लेक्चर श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की है, उसका लगातार ये 15वां लेक्चर है जिसको हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम नए 25 क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे और यहां पर आपको जो 25 क्वेश्चन मिलेंगे वो डिटेल में डिस्कशन के साथ मिलेंगे, ताकि एग्जाम में और कोई भी प्रश्न अगर आता है तो आपसे वो बिना किसी टेंशन के बन जाए। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में मालवा उत्सव कहां आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है आपके इंदौर में, उज्जैन में, मांडू में या सभी जगह पर। याद रखिएगा, इन सभी जगहों पर मालवा उत्सव जो है वो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इसका प्रारंभ 1991 से किया गया था। मध्य प्रदेश का जो संस्कृति मंत्रालय है वो हर साल इसका आयोजन करवाता है इन तीनों जगहों पर। और जब हम मालवा उत्सव की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कि इस पे अलग अलग मंच स्थापित किए जाते हैं और इन मंच पर मध्य प्रदेश की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं जिनमें मध्य प्रदेश में बनने वाली हस्तशिल्प की वस्तुओं को भी रखा जाता है और ऐसे लोग होकर यहाँ उन वस्तुओं का व्यापार भी करते हैं। क्लियर? तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट होता है मालवा उत्सव और ये इन तीनों जगहों पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गायक का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था? ऑप्शन है आपके तानसेन का, उस्ताद अलाउद्दीन खां का, उस्ताद हाफिज अली खां का या लता मंगेशकर जी का। दोस्तों, उत्तर है आपका सही, वो है उस्ताद अलाउद्दीन खां। याद रखिएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खां जो थे, इनका जन्म हुआ था दोस्तों बांग्लादेश में। याद रखिएगा, ये कहां जन्मे थे? बांग्लादेश में जन्मे थे। कब जन्मे थे? लगभग 1862 में। और ये सरोद वादक थे, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर जन्म के आधार पर देखें तो अलाउद्दीन खां उत्तर है। लेकिन अलाउद्दीन खां जो है दोस्तों, मध्य प्रदेश की सतना में जो मेहर है यहाँ पर रहे और यहीं पर लगभग 1972 के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। और ये भी याद रखिए, सरोद वादक थे। इसके अलावा हम तानसेन की बात करें दोस्तों, तो तानसेन जो है वो 1506 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे थे और अकबर के 9 रत्नों में से एक माने गए। प्रारंभ में ये रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ पर गायन का काम करते थे और यहाँ से बाद में अकबर के दरबार में गए थे। ये इनकी जो मकबरा है दोस्तों वो भी ग्वालियर में है। मियाँ की ठोड़ी, मियाँ का मल्हार, दरबारी सारंग, दरबारी कन्हरा, ये इनकी प्रमुख कृतियां थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बात करें अगर उस्ताद हाफिज अली खां की दोस्तों, याद रखिएगा इनका जन्म भी ग्वालियर में हुआ था और ये भी सरोद वादक थे और इनका जन्म हुआ था लगभग 1888 के आसपास। क्लियर? लता मंगेशकर जी की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा 1929 में इनका जन्म हुआ था। कहां? इंदौर में। तो इंदौर से संबंधित रही लता मंगेशकर, जिन्हें भारत की स्वर कोकिला, स्वर सम्राज्ञी भी कहा गया है और इन्हें 2001 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था। 2022 में इनकी मृत्यु हो गई थी, आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि स्वर सम्राज्ञी के नाम से कौन से गायक रही जिनका जन्म इंदौर में हुआ था? तो लता मंगेशकर जी थी। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला था दोस्तों? तो याद रखेंगे 2001 में मिला था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 कहता है कि भारत सरकार ने खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की थी? ऑप्शन है जनवरी 1984 में, मार्च 1988 में, जनवरी 1990 में, जनवरी 1994 में। सही उत्तर है आपका दोस्तों जनवरी 1984 में, है ना। जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं साई, इसकी स्थापना 1984 में की गई। तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो दिल्ली में है और इसका जो दोस्तों हेडक्वार्टर तो दिल्ली में, लेकिन इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये 6 क्षेत्रीय कार्यालय में से एक कार्यालय इसका कहाँ है? भोपाल में। वरना आप लोगों को लगेगा कि भाई ये खेल प्राधिकरण का संबंध मध्य प्रदेश से कैसे बिठा दिया सर ने, एमपीजीके में क्यों पढ़ा रहे हैं? तो एमपीजीके में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से एक कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो खेल की दृष्टि से देखें तो ये भारत में एक सर्वोच्च संस्था के तौर पर देखा जाता है, जिसकी स्थापना 1984 जनवरी में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई थी? ऑप्शन है आपके इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में। सही उत्तर है आपका इंदौर में। 1957 के आसपास मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? याद रखिएगा, एससी का प्रतिशत पूछा है। ऑप्शन है आपके 5.50%, 9.50%, 14.54%, 15.17%। याद रखिएगा, सही उत्तर है आपका ये। एग्जाम से आप कुछ डेटा देखते हैं किताबें में, तो उसमें ये डेटा दिया जाता है कितना? 15.20% के आसपास दिया जाता है, लेकिन इसके इर्द गिर्द 15.17, इसलिए हमने इसको सही उत्तर माना है। अगर भारत के संदर्भ में देखें
तो लगभग 16.60% के आसपास भारत में एससी का प्रतिशत है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, 2024 में भारत के संसदीय चुनाव है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी और विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर एससी की सर्वाधिक संख्या की बात करें तो सर्वाधिक संख्या जो है दोस्तों वो इंदौर में है, सबसे कम संख्या जो है दोस्तों वो झाबुआ में। अगर एससी की संख्या का हम लोग दोस्तों प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है ना दोस्तों वो उज्जैन में, और सबसे कम प्रतिशत आपको देखने को मिलता है झाबुआ में। मतलब जनसंख्या की दृष्टि से हो या प्रतिशत की दृष्टि से देखें, एससी की जो जनसंख्या है वो सबसे कम कहां देखने को मिलती है, झाबुआ में देखने को मिलती है। बराबर, ये 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। बराबर, चलिए अगर हम एससी का लिंगानुपात की बात करें मध्य प्रदेश में तो वो 920 है। साक्षरता की बात करें तो लगभग 66% के आसपास। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसे विश्व में प्रथम कंघी के आविष्कारक के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन है आपके कोल, बंजारा, सहरिया या पनेका। याद रखिएगा, बंजारा जनजाति जो होती है इसे विश्व में सबसे पहले आप कंघी के आविष्कारक के तौर पर जानते हैं। कंघी का आविष्कार इसी जनजाति ने किया था। बंजारा जो है ना दोस्तों ये घुमंतु जनजाति में आते थे पहले, अब ये स्थायी जीवन जी रहे। पहले इनको घुमंतु बोला जाता था, अपनी भेड़ पालन के लिए जाने जाते थे, तो भेड़ और ऊंट के साथ ही क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर, दूसरी जगह से तीसरी जगह पर जाते रहते थे। लेकिन अब ये स्थायी इनका निवास दिख रहा है, अधिकतर लोग इनमें मजदूरी करते हैं या अधिकतर लोग इनमें से स्थायी कृषि करने लगे हैं, तो एक स्थायी जीवन अब देखने को मिलता है। इनका जो गांव होता है उसको टांडा कहते हैं, याद रखिएगा, गांव को टांडा कहते हैं। और इस टांडा का जो मुखिया होता है उसको या तो सरदार कहते हैं ये लोग या नायक कहते हैं। क्लियर, और ये सिख धर्म को मानते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बंजारा मुख्य तौर पर निमाड़ क्षेत्र में मिलते हैं, जो निमाड़ और मालवा का क्षेत्र, यहाँ पर आपको बंजारा समूह देखने को मिलेगा, लेकिन मुख्य तौर पर ये राजस्थान में मूल इनका माना गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न दोस्तों, हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है आपके गुना में, रीवा में, पोरसा में या उज्जैन में। सही उत्तर है आपका दोस्तों गुना में। कुछ जगहों पर आपको ऑप्शन में ग्वालियर भी देखने को मिल सकता है और सही उत्तर में ग्वालियर भी बताते हैं। तो याद रखें ग्वालियर और उसके आसपास के इलाके में ये मेला लगता है अगस्त सितंबर के आसपास। अगर ऑप्शन में ग्वालियर ना हो तो आप गुना लगा सकते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना। ओके, चलिए तो हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? गुना में लगता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चीनी यात्री हेनसांग ने किस स्थल का भ्रमण किया था? ऑप्शन है आपके महिष्मती का, चंदेरी का, भूमरा का या दशपुर का। याद रखिएगा, चीनी यात्री हेनसांग ने महिष्मती का भ्रमण किया था। इस समय अगर हम देखें तो नर्मदा तक जो शासन देखने को मिलता है हमको पुष्यभूति वंश का शासन देखने को मिलता है, और पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, जिनके महत्वपूर्ण राजा हुए प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के बाद आता है राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन के बाद आता है उसका छोटा भाई हर्षवर्धन। तो हेनसांग का संबंध दोस्तों हर्षवर्धन से है। तो हर्षवर्धन ने भारत में 7वीं सदी में शासन किया था, और हर्षवर्धन के शासनकाल में ही लगभग 629-630 ईस्वी के आसपास हेनसांग जो होता है वो भारत यात्रा पर आता है, और इस यात्रा के दौरान उसका उद्देश्य होता है कि बौद्ध धर्म का ग्रंथों को इकट्ठा किया जाए, बौद्ध धर्म के ज्ञान को प्राप्त किया जाए, और इस दौरान वो महिष्मती भी आया था, यह आपको ध्यान रखना है। इसने सीयू की नामक किताब लिखा, और उस किताब में हर्षवर्धन से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा हेनसांग कहाँ आया था? महिष्मती मतलब महेश्वर आया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंदौर स्थित लालबाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है आपके मल्हार राव ने, तुकोजी राव द्वितीय ने, यशवंत राव ने या अहिल्याबाई ने। सही उत्तर है आपका दोस्तों तुकोजी राव द्वितीय ने। तुकोजी राव द्वितीय ने उनके पुत्र शिवाजी राव होलकर के लिए 1877 में लालबाग पैलेस जो इंदौर में है इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था, और लगभग 1884 तक ये बनकर तैयार हुआ था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये भी याद रखिएगा कि मिस्टर केरी जो थे इन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया था, और बहुत खूबसूरत व्यवस्था आपको देखने को मिलती है इंदौर में ही। और इंदौर में जो मालवा उत्सव लगता है दोस्तों वो लालबाग पैलेस के ग्राउंड में ही लगता है हर साल, ये भी ध्यान रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विष्णु चितलांकर कौन थे दोस्तों? तो याद रखिए ऑप्शन है आपके चित्रकार थे, शिल्पकार थे, कहानीकार थे या साहित्यकार थे। सही उत्तर है आपका चित्रकार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गणगौर प्रदेश के किस क्षेत्र का गायन है? याद रखिएगा निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड या बघेलखंड ऑप्शन है। इन ऑप्शन में आपका सही उत्तर है दोस्तों निमाड़। वैसे तो हम देखें तो गणगौर का प्रचलन निमाड़ में भी होता है और मालवा में भी होता है, लेकिन विशेष तौर पर ये जो है ये निमाड़ में मनाया जाता है, और इसमें गणगौर पर्व भी प्रचलित है जिसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो गणगौर का विशेष महत्व है निमाड़ क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है दोस्तों, पल्स पोलियो कार्यक्रम मध्य प्रदेश में कब से आरंभ हुआ था? ऑप्शन है आपके 1990-91 से, 1995-96 से, 1998-99 से, 99 सन 2000 से। याद रखिएगा
पल्स पोलियो कार्यक्रम जो है वो 1995-96 से शुरू किया गया था। व्यापक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर हम देखें तो पोलियो को हराने के लिए अभियान चला था। उसके बाद 1995 से भारत में भी पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया था और उसी के साथ मध्य प्रदेश में भी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। और ये याद रखिएगा 2014 में भारत को पोलियो मुक्त होने का प्रमाण पत्र मिल चुका है। 2011-12 से भारत में पोलियो के केस नहीं देखे गए थे और कहीं ना कहीं जब वो केस नहीं देखे गए तो भारत को लगभग 2012 में ही पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। उसका प्रमाण पत्र आपको मिलता है 2014 में। तो भारत पोलियो मुक्त देशों की सूची में आता है। और 24 अक्टूबर याद रखिएगा, 24 अक्टूबर को वैश्विक स्तर पर जो है वो विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, जिसमें पोलियो को लेकर वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है। इसलिए होता है कि जो पोलियो की दवा खोजी गई थी वो लगभग 1955 के आसपास खोजी गई थी और पोलियो की दवा खोजने वालों में से एक व्यक्ति का जन्म जो था वो 24 अक्टूबर को हुआ था। इसलिए उसकी याद में 24 अक्टूबर को वैश्विक स्तर पर पल्स पोलियो दिवस मनाया जाता है। बराबर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पल्स पोलियो में क्या होता है, इसका टीका तो 1955 के आसपास तैयार कर लिया गया था। तो 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको पोलियो का टीका लगता है और 2 बूंद पोलियो की पिलाई जाती है, ठीक है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अमिताभ बच्चन जी को भी देखते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है आपका, बलराम ताल योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है वर्ष 2007 में, वर्ष 2008 में, वर्ष 2009 में, वर्ष 2010 में। याद रखिएगा, बलराम ताल योजना 2007 में शुरू की गई थी। वित्तीय वर्ष के तौर पर देखें तो 2007-08 का वित्तीय वर्ष ये आता है। मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि बारिश कम होती है तो इसके कारण से हमें सिंचाई की समस्या हो जाती है। मध्य प्रदेश में सिंचाई का मूल साधन लगभग 70% के आसपास लोग जो हैं वो कुएं और ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं। नहरों का यहाँ पर स्थिति बहुत कमजोर है। तो ऐसे में गर्मी के मौसम में विशेष तौर पर कई जगहों पर पानी की कमी हो जाती है। तो बलराम ताल योजना के माध्यम से खेत के आसपास इलाकों में तालाब खोदने की एक योजना है, जिसके तहत जब पानी कम होता है तो उस तालाब का पानी जो वर्षा में इकट्ठा हो जाता है उसको यूज करते हैं किसान, जिसके माध्यम से पानी की कमी की समस्या नहीं होती। तो एक महत्वाकांक्षी योजना मध्य प्रदेश सरकार की किसानों के लिए जो शुरू की गई थी 2007-08 के वित्तीय वर्ष के दौरान। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना मध्य प्रदेश में कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके 1 अप्रैल 1951 में, 14 अप्रैल 1956 में, 1 अप्रैल 1980 में। इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर है आपका 1 अप्रैल 1951 में। मध्य प्रदेश की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई थी, आप लोग याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में दूरदर्शन का वास्तविक प्रारंभ किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? दोस्तों ऑप्शन है आपके 1955 में, 1960 में, 1962 में, 1965 में। याद रखिएगा, वास्तविक प्रारंभ 1965 में होता है। वैसे तो 15 सितंबर को 1959 में भारत में दूरदर्शन आ गया था। भारत में दूरदर्शन कब आया था दोस्तों? तो 15 सितंबर 1959 को आ गया था, लेकिन 1965 से रोजाना प्रतिदिन इसका 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन शुरू हुआ था। इसलिए हम वास्तविक प्रारंभ 1965 से मानते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 1975 तक इसका नाम था टेलीविजन इंडिया। याद रखिएगा, दूरदर्शन को आप टेलीविजन इंडिया के नाम से जानते थे 1975 तक। 1975 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया क्या? दूरदर्शन। तो याद रखिएगा, जो दूरदर्शन नाम पड़ा है वो 1975 से पड़ा है। और दूरदर्शन का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ मिलता है? नई दिल्ली में है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो भारत में टीवी का जो प्रारंभ है वो इस समय से आपको देखने को मिलता है विशेष तौर पर, बराबर। और 1882 तक, 1982-84 तक रंगीन टीवी भारत में आ जाती है। और 1986 में पहली बार रामायण का प्रसारण भी आप लोगों को देखने को मिलता है टेलीविजन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश का प्रथम एक्सप्रेस हाईवे किस राजमार्ग पर है? भोपाल जबलपुर, इंदौर भोपाल, ग्वालियर सागर, भोपाल इटारसी। सही उत्तर है आपका इंदौर भोपाल। ये मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेस हाईवे राजमार्ग था। अगला प्रश्न है दोस्तों 17, कहता है कि लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन है जबलपुर में, ग्वालियर में, मुरैना में, इंदौर में। तो इंदौर में है। जो RR केट है जो 1984 में स्थापित किया गया था, एशिया का पहला लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान जो संस्थान है वो यही है, याद रखिएगा। जो कब बना? 1984 में। कहाँ है? इंदौर में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आपको दिया है खनिज और एक तरफ दिया है आपको जिले। क्लियर, उसके आधार पर हम सही ऑप्शन देखेंगे। हीरा कहाँ मिलता है दोस्तों? सबको पता है, पन्ना में। पन्ना में हिनोता की मंझगंवा की खदानें हैं जहां पर आपको हीरा मिलता है। और मध्य प्रदेश जो है भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है, ये याद रखना है। और मध्य प्रदेश में भी पन्ना में हीरा होता है। लोह अयस्क कहाँ मिलता है मध्य प्रदेश में? तो जबलपुर में मिलता है। बॉक्साइट कहाँ मिलता है? मंडला और बालाघाट में मिलता है। कोयला सिंगरौली और शहडोल में मिलता है। सिंगरौली को आप मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं और शहडोल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र भी है। तो यहाँ देखिए द का चौथा कहाँ है? द का चौथा आपको यहाँ देखने को मिला है
स का तीसरा कहाँ है, स का तीसरा आपको यहां भी देखने को मिला है। ब का पहला कहाँ है, तो ब जो है इसका पहला यहां देखने को मिला है, मतलब सही उत्तर आपका है द। ठीक है, इस सूची को आप लोग उतार लीजिएगा कॉपी में आपकी, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन यहां से आ जाए तो आप इसके हिसाब से सही उत्तर लगा सकें। ठीक है दोस्तों, ये खनिज और खनिज उत्पादक क्षेत्रों की जोड़ी मिलाने का क्वेश्चन था, जिसको आप इस प्रकार से एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। ऑप्शन है आपके भोपाल में, जबलपुर में, इंदौर में या रायपुर में। दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है, क्लियर। और वन प्रबंधन संस्थान कहां है, भोपाल में है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहां है, 1981 में बना, देहरादून में। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहां है दोस्तों, तो राजस्थान में आता है, जैसलमेर वाले इलाके में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन वन अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश में कहां है, तो जबलपुर में, ये आप लोगों को ध्यान रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 कहता है अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहां प्रस्तावित है। परियट में, खमरिया में, सागर में, इंदौर में। याद रखिए खमरिया में है, ये खमरिया जबलपुर में, जहां पर आपको अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान देखने को मिलता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कृषि विकास हेतु अन्नपूर्णा सूर्यधारा योजना कब शुरू की गई थी। ऑप्शन है 2000, 2001 में, 2005, 2006 में, 2008, 2009 में, 2010, 2011 में। याद रखिएगा ये योजना 2000, 2001 में शुरू की गई थी। विशेष तौर पर जो जनजातीय समूह के लोग होते हैं उनको सस्ते दामों पर बीज उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, ताकि उनका जो कृषि संबंधी स्थिति उसमें आपको बढ़ावा देखने को मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 कहता है कि मध्य प्रदेश की मृदा को सामान्यतः कितने प्रकारों में बांटा गया है। ऑप्शन है आपके 4, 5, 7, 8। याद रखिएगा 5 प्रकार में बांटा गया। किससे बांटा है दोस्तों, तो ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसका क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के भोपाल में है, इसने मध्य प्रदेश की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है, याद रखिएगा। और ICAR ने भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है, तो 8 भागों में बांटा है। इस 5 भागों में दोस्तों इंपॉर्टेंट है लाल, पीली, जलोढ़ और काली मिट्टी। ये 3 इंपॉर्टेंट मिट्टी होती है जिनको आपको पढ़ना होगा, जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कशन किया है उनका pH मान के संदर्भ में। ओके, ICAR की बात करें दोस्तों तो 16 जुलाई को 1929 को बनाया गया था। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अंग्रेजी काल की संस्था, लेकिन भारत में कृषि संबंधी जो रिसर्च होती है उनके लिए एक जिम्मेदार संस्था के तौर पर आप ICAR को देखते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 23 कहता है कि निम्न में से कौन सा नगर बेनगंगा नदी के किनारे पर बसा है। ऑप्शन है बालाघाट, पचमढ़ी, तवा नगर या धार। सही उत्तर है आपका दोस्तों बालाघाट। जो बेनगंगा नदी है ना दोस्तों, ये नदी सिवनी में जो पारसवाड़ा है, पारसवाड़ा जो है यहां से निकलती है और उसके बाद ये दक्षिण की तरफ बहती है। तो मध्य प्रदेश की दक्षिण की तरफ बहने वाली नदियों में बेनगंगा शामिल है। ये महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और महाराष्ट्र में जब जाती है तो वहां वर्धा से मिलती है। तो इसके संगम को हम कहते हैं, वर्धा और बेनगंगा के संगम को कहते हैं प्राणहिता, और बाद में अंत में गोदावरी नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो जो बेनगंगा नदी है दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है, सतपुड़ा के दक्षिणी हिस्से से निकलती है, बालाघाट इसी के किनारे पर है, आप लोगों को ध्यान रखना। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत की मध्य प्रदेश में स्थिति लंबाई कितनी है दोस्तों, तो याद रखिएगा सतपुड़ा जो है वो 1120 किलोमीटर लंबा पर्वत है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक, चलिए अगले उसमें बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी। 7 राज्यों को स्पर्श करती थी, याद रखना है। इसमें दोस्तों याद रखिएगा झारखंड भी था, उड़ीसा भी था और आंध्र प्रदेश भी था, और उसके अलावा जो वर्तमान में राज्य है वो तो आते ही थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के 25 क्वेश्चन को चर्चा किया है और मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लगातार 25 क्वेश्चन पे डिटेल में डिस्कशन के साथ साथ चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, और मैं बिल्कुल समझ रहा हूं कि आप लोगों का क्वेश्चन का भंडार जो है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है दिन ब दिन मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन के संदर्भ में। आने वाली जो परीक्षाएं एमपी पुलिस की हो या MPSI की या फिर आप MPPSC के एग्जाम की गुना बात करें, इन सभी परीक्षाओं में आपको यहाँ से बहुत ज्यादा फायदा होने को है। ठीक है, लेकिन आप लोग दोस्तों, आपके दोस्त जो होंगे, फ्रेंड सर्कल जो होगा, उनमें ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम लगातार 25 क्वेश्चंस को डेली चर्चा कर रहे हैं, इंक्लूडिंग संडे को भी हमारा लेक्चर जा रहा है, जिसमें कि आप लोगों को क्वेश्चन नियमित मिल रहे हैं। क्लियर, तो उनको भी इसका फायदा होना चाहिए, उनका भी सिलेक्शन हो कहीं ना कहीं, ये बहुत जरूरी है। क्लियर, तो मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर नए 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।